नमस्कार। 1857 की क्रांति ने पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी थीं और उसी भारी उथल-पुथल के बाद ब्रिटिश संसद ने एक ऐसा कानून पास किया जिसने भारत में शासन की पूरी कहानी ही हमेशा के लिए बदल दी। तो आज हम इतिहास के उसी अहम मोड़ को समझने जा रहे हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। यह महज एक कानून नहीं था, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। आज की हमारी ये पूरी बातचीत इस अधिनियम के जो मूल दस्तावेज हैं उन्हीं पर आधारित है। हम इसके एक एक मुख्य बिंदु को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने भारत के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं, इस एक्ट को अक्सर एक युग विभाजक अध्याय कहा जाता है और यह कहना बिल्कुल सही भी है। क्यों? क्योंकि ये भारत में कंपनी के राज और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के बीच एक मोटी लकीर खींच देता है। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम का खत्म होना और एक बिल्कुल नए सिस्टम का शुरू होना था। तो सवाल उठता है कि इस अधिनियम का सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव था क्या? जवाब एक लाइन में है, सत्ता का हस्तांतरण। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन शुरू। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस बदलाव का असली मतलब क्या था। देखिए, ये बदलाव बहुत ही गहरा था। 1858 से पहले भारत पर एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत कर रही थी, लेकिन इस एक्ट ने ये पूरी सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी और उनकी सरकार के हाथों में सौंप दी। मतलब एक कॉरपोरेट राज से बदलकर ये सीधे सीधे एक साम्राज्य का शासन बन गया। ठीक है, तो सत्ता तो बदल गई, पर सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया गया। इसके लिए लंदन में एक बिल्कुल नई कमांड और कंट्रोल की संरचना बनाई गई। अब हम यही देखने वाले हैं कि भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटेन में कौन सी नई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तैयार की गई। तो सबसे पहला काम जो किया गया वो था पुरानी और बड़ी कंफ्यूजिंग दोहरी शासन प्रणाली को खत्म करना। इसका सीधा मतलब था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को ही भंग कर दिया गया। सत्ता के इन दो अलग अलग केंद्रों को हटाकर एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सिस्टम बनाया गया। इस नई व्यवस्था के बिल्कुल सेंटर में एक नया और बहुत ही ज्यादा ताकतवर पद बनाया गया, भारत के लिए राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कोई मामूली अफसर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था जिसके पास भारत से जुड़े हर मामले पर आखिरी फैसला लेने का अधिकार था। लेकिन जाहिर है इतना बड़ा काम अकेले तो हो नहीं सकता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद और सलाह के लिए एक इंडियन काउंसिल यानी कि भारतीय परिषद भी बनाई गई। इसका मुख्य काम था भारतीय मामलों पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपनी एक्सपर्ट सलाह देना। तो इस भारतीय परिषद में कितने लोग थे? कुल 15 सदस्य। लेकिन इनकी संख्या से भी ज्यादा जरूरी बात थी इनकी योग्यता। इस काउंसिल का सदस्य बनने के लिए एक बहुत ही अहम शर्त रखी गई थी। भारत में कम से कम 10 साल काम करने का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इसका मकसद ये पक्का करना था कि जो लोग सलाह दे रहे हैं उन्हें भारत की जमीनी हकीकतों की अच्छी खासी समझ हो। इस एक्ट ने जवाबदेही की एक नई चेन भी बना दी। अब भारत का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत सचिव को अपने हर काम के लिए संसद को जवाब देना पड़ता था और हर साल भारत के रेवेन्यू और प्रोग्रेस पर एक डिटेल रिपोर्ट संसद में पेश करना भी जरूरी कर दिया गया। चलिए अब लंदन से निकलकर वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि यहां जमीन पर क्या कुछ बदल रहा था। ये नई पावर स्ट्रक्चर यहां कैसे लागू हुई। भारत में जो सबसे बड़ा अधिकारी था, गवर्नर जनरल, उसका पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। अब वो सीधे सीधे ताज का प्रतिनिधि था। वाइसरॉय और उसकी काउंसिल तो थी, लेकिन उनकी शक्तियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनकी भूमिका अब ज्यादातर सलाह देने तक ही सीमित हो गई, क्योंकि असली और आखिरी फैसले लेने की पावर तो लंदन में बैठे भारत सचिव के पास थी। अब आते हैं प्रशासन की रीढ़ की हड्डी पर, यानी सिविल सर्विस। यहां एक बहुत बड़ा सुधार किया गया। अब सिविल सर्विस में नियुक्तियां किसी की सिफारिश पर नहीं, बल्कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए यानी मेरिट के आधार पर होनी थी। और इन सर्विसेज से जुड़े सारे नियम कानून बनाने का अधिकार भी भारत सचिव को ही दे दिया गया। तो आखिर में इस अधिनियम की विरासत क्या रही? इसने सिर्फ शासन का ढांचा ही नहीं बदला, बल्कि भारत पर शासन करने की पूरी सोच को ही एक नया नाम और एक नई दिशा दे दी। इस बड़े बदलाव वाले कानून का जो ऑफिशियल नाम था वो था एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता था। एक तरह से ये एक ज्यादा कुशल और जवाबदेह शासन का वादा करता था। और यहीं पे हम आज की इस बातचीत को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस एक्ट को नाम तो दिया गया बेहतर शासन का, पर इसका असली मतलब क्या था? और ये शासन किसके लिए बेहतर था? ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों के लिए या भारत की आम जनता के लिए? इसमें कोई शक नहीं कि यह एक्ट ब्रिटिश कंट्रोल को और मजबूत करने और उसे एक औपचारिक जामा पहनाने के लिए बनाया गया था। इसके दूरगामी असर क्या हुए, इस पर सोचना आज भी बहुत जरूरी है।